शत शत नमन है मेरा भी अपने अन्नदाता को, जिन पर गौरव होता है मेरी भारत माता को। लेकिन वेश बनाकर उनका कुछ जिहादी ललकार है। कश्मीरी अंदाज में देखो पुलिस पर पत्थर मार है। शाहीन बाग की काली छाया फिर दिल्ली पर छाई है। और मैं खास करके पंजाब के भाइयों को कहता हूं, जिसने गुरुओं के कत्ल किए वो कसाई कैसे भाई भाई है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल मेरे देश के किसानों को समर्पित है। मैं हमेशा कहता हूं कि सुदर्शन एकमात्र चैनल है जिस चैनल के माता पिता, सास ससुर, बहनें, मामा सब मेरे रिश्तेदार किसान हैं और किसानों के प्रति यह चैनल समर्पित है। और मेरे देश के इनोसेंट किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने वाले किसी भी दल को और खास करके जिहादियों को मैं बड़ा गुनहगार मानता हूं, क्योंकि किसान वैसे पहले से पीड़ित है। सत्ता किसी की भी आए लेकिन उसको सब कुछ वो नहीं मिला है जो अब के 50 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज भी अपनी तुच्छ राजनीति के लिए उनके कंधों का गलत उपयोग हो रहा है। यह उपयोग करने वाले अब तक राजनीतिक दल थे, अब इस देश के दुश्मन हैं। खलिस्तानवादी भी हैं और शाहीन बाग के जिहादी भी हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हमारा पूरा समर्थन किसान के किसी भी जगह कभी भी होने वाले किसी भी संगठन के आंदोलन को है और किसानों को न्याय मिले इसके लिए सुदर्शन पूर्णतः प्रतिबद्ध है। लेकिन यह प्रतिबद्धता उस ईमानदार किसान के लिए है, उस मेहनत कश किसान के लिए है, मेरे उस किसान भाई के लिए है जो पीड़ित हैं। उसके लिए कतई नहीं है जो पीड़ित के कंधे पर बंदूक रखकर दिन भर उसके साथ प्रदर्शन में मीडिया को बाइट देता है और रात में 5 स्टार होटलों में जाकर सोता है। ऐसे स्पॉन्सर नेताओं को यह समर्थन कदापि नहीं है। आज का मुद्दा इसी पर निर्भर है। सुदर्शन के कैमरे पर, यह सुदर्शन के कैमरे के और चैनल आईडी की और हमारे टीम की स्किल है कि हमारे लोग दिखने के बाद झूठ भी सच बोलने लगता है। ऐसे वीडियो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मुद्दा देखिए। पंजाब के किसान नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। किसानों का हक है विरोध करना। अगर किसानों को लगता है नए कृषि बिल में किसानों का अहितकारी कुछ है तो किसान अपनी बात कह सकते हैं। सरकार ने पंजाब के किसान प्रतिनिधियों से मिलने के लिए 3 दिसंबर का समय दिया है और ऐसे में किसानों को अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार ने भी किसानों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए जगह मुहैया करवाई है। लेकिन किसान आंदोलन में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जिससे किसानों के आंदोलन की दिशा बदल जाए, किसानों को बदनाम करने की साजिश सफल हो जाए। और ऐसे में हमें देखना होगा कि आखिर कौन किसानों को बदनाम करना चाहता है, कौन किसानों के आंदोलन में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहा है, कौन किसानों के आंदोलन में अलग खालिस्तान के लिए साजिश रच रहा है। और ऐसे ही सवाल किसान आंदोलन की तस्वीर देखने पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर किसान नेता को देखना होगा कि अपने मकसद के लिए कोई किसानों का दुरुपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि किसानों की मांग पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है और किसान नेता भी सरकार से मिलने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन कोई है जो किसानों को बदनाम करना चाहता है सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कोई अपना निशाना साधना चाहता है। हम सबको ऐसे खालिस्तानियों से सतर्क रहना होगा और ऐसे देश विरोधियों से भी सतर्क रहना होगा जो किसान आंदोलन को शाहीन बाग 2 बनाने की साजिश रच रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों के भी किसान आंदोलन में घुसने के सबूत सामने आ रहे हैं और ऐसे में किसान नेताओं को देखना होगा कि किसानों का आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी की भेंट न चढ़ जाए, किसी राजनीतिक पार्टी के मोहरे न बन जाएं पंजाब के किसान, किसी राजनीतिक पार्टी की साजिश से देश का अन्नदाता बदनाम न हो जाए, क्योंकि देश का अन्नदाता किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं रहा। देश का अन्नदाता अपने हक के लिए लड़ता है और लड़ता रहेगा। किसान नेताओं को निष्पक्ष होकर किसान आंदोलन के लिए आगे आना होगा, क्योंकि अगर किसान आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का चेहरा बन गया तो यह किसानों के लिए बहुत दुखद होगा, जो किसानों के हित में है
वही कदम सरकार को उठाने चाहिए और उन्हीं कदमों में देश के किसान नेताओं को चलना चाहिए। किसान आंदोलन में घुसे जिहादियों से किसान नेताओं को सतर्क रहना चाहिए, जिससे किसानों का आंदोलन भटक न जाए। और ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में, बेखौफ होकर। और चलिए अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो सुदर्शन के कैमरे के ऊपर अपने आप सच निकल गया। देखिए। बुराड़ी के अंदर हम मौजूद हैं और जैसा कि बुराड़ी के अंदर तमाम जो किसान हैं वो पहुंच रहे हैं, किस तरीके का ये आंदोलन होगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये अगर देखा जाए, क्योंकि जब हम बातचीत कर रहे थे बताया कि लंगर की जो सेवाएं हैं आप लोग करते आए हैं। शाहीन बाग में भी जब प्रदर्शन चल रहा था आप लोगों ने वहाँ लंगर सेवा दी थी। कितने दिनों तक उस प्रदर्शन में आप लोग वहाँ थे और किस प्रकार की सेवाएं आपने की थी तमाम जो मुस्लिम भाई इस प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ? क्योंकि हम जब शाहीन बाग में आए थे वहाँ पर हमने 5 दिन उन लोगों के साथ बताए, क्योंकि हम उस वक्त समझ गए थे आज मुसलमानों भाइयों के ऊपर मोदी सरकार ने हमला किया है और हमारे ऊपर भी हमला अवश्य होगा, क्योंकि हमारे को ये पता था। लेकिन जब हमने शाहीन बाग में मुसलमानों की मदद की, लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद से मुसलमान भाइयों के हमारे जो फ़ोन है हमारे पास उनके फ़ोन आ रहे हैं, हम राशन लेके आ रहे हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, क्योंकि जो समर्थन हमने शाहीन बाग में दिया था वो हमको बुराड़ी ग्राउंड में मिल रहा है। क्योंकि और इतना ही नहीं, खलिस्तानी सीधे सीधे जैसे इंदिरा जी को मार गिराया था वैसे मोदी जी को भी मारने की बात करें खुलेआम कैमरे के सामने। देखिए क्या कहते हैं। देखते हैं अगर कुछ हल होता है, हमारा भी मीटिंग है जी, उसमें कोई हल होगा तो ठीक। मीटिंग है ये अभी 24 तारीख रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर यहीं बैठे। ये उस पर भी कुछ हल रहा हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में, दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में, दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। ये मेरा किसान भाई नहीं हो सकता जिसने कितने भी दुख सहे, लेकिन उसने कभी विद्रोह की बंदूक हाथ में नहीं ली, और खास करके देश तोड़ने के लिए तो कदापि नहीं। बारिश हो उसमें भी उसका सब कुछ बह जाता है, अकाल हो उसमें भी उसका सब कुछ बह जाता है, भूखा सोता है, लेकिन वो कभी भी देश से गद्दारी नहीं करता, क्योंकि वो देश का अन्नदाता है, मां की भूमिका में है। जैसे मां के बच्चे कुछ भी गलती कर जाए, इस देश की सरकारों से जो गलतियां हुई है वो हुई है, वो भले ही इस देश की कोई भी सरकार कोई गलती करे, जानबूझ के भी करे, तो इस देश की मां का जो स्वरूप है वो किसान का स्वरूप है। उसने कभी भी हत्या की बात नहीं की, जिनको सजा देनी चाहिए थी उनको भी नहीं दी, देश के विरुद्ध जाना तो सवाल ही नहीं। किसान के रूप में अगर कोई भेड़िया घुसा है तो उसका विरोध होना चाहिए। यह इसलिए नहीं कि राजनीतिक बात है, यह इसलिए कि इससे किसान को मिलने वाला जो न्याय है, किसान के अधिकार हैं, वो छीन जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। एक तो किसान आंदोलन कर नहीं पाता है, जिसको सुबह परिश्रम करके शाम को रोटी खानी है, जिसका सब कुछ हाथ पर है, जिसका अपने पसीने के मेहनत पर ही सब कुछ है, वो निर्भर किसी और पर कैसे वो आंदोलन के लिए निकल सकता है। उसको पता है कि वो कभी भी स्ट्राइक नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, वो अपना दूध सड़क पर 2-4 दिन तो फिर भी बहा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बहा सकता, और इसलिए वो आंदोलन करने के लिए सड़क पर नहीं आता है। अगर कभी आता भी है और इस प्रकार के लोग अगर उनका दुरुपयोग कर लेते हैं तो फिर वो 10 साल पीछे चला जाता है, और इसलिए किसान के हित में यह नहीं है। इन्होंने मोदी जी को क्या कहा, सरकार के विरुद्ध क्या कहना है नहीं कहना है, यह मुद्दा नहीं है। इस देश के हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है, हर राजनीतिक दल को भी राजनीति करने का अधिकार है, किसी भी किसान संगठन को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का अधिकार है। इसको मैं कदापि नकारूंगा नहीं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि किसान के भेष में अगर भेड़िया है तो निश्चित तौर पर उसको रोकना चाहिए। हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए, मैं उनके पास चलता हूं। मैं आपको साथ साथ में जो दर्शक मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं, जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो हमारे
मोबाइल ऐप पर देख रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आप लाइव स्ट्रीम पे कमेंट करिए, मैं आपके साथ इस विषय को रखूंगा। कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष है कृषक समाज संगठन के। कृष्णवीर जी, कृष्ण को पहचानना पड़ेगा कि अपनों के भेष में कौन भेड़िया घुसा है। जी सुरेश जी, सच्चाई ये है कि इस देश में आजादी से लेके आज तक किसानों को बाजार से अलग रखा गया। मैं आपको इतिहास का एक ऐसा घटना याद दिलाता हूं जो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख बहुत विद्वान व्यक्ति थे, क्योंकि मैं उसी कृषक समाज का नेतृत्व करते हुए जीवन दिया है मैंने। उन्होंने कहा था कि किसानों को जब तक बाजार में नहीं खड़ा करेंगे तब तक किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। बाद में मैं चौधरी चरण सिंह जी का बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि बाजार में खड़े होगे तभी जान बचेगी। बिल्कुल। और तीसरा नाम मैं भारतीय किसान यूनियन के स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का इसलिए लेना चाहता हूं कि वो बार बार उन्होंने कितनी बार हमारे साथ हर बैठक में कहा कि बाजार खुलना चाहिए, बाजार जब तक नहीं खुलेगा किसान की लूट जो है ये जो मंडी में हो रही है ये होती रहेगी। ये तीन नाम मैंने इसलिए मैं एक नाम और जोड़ देता हूं, मैं एक बड़ा नाम और जोड़ देता हूं, शरद जोशी जी, जो कि शरद जोशी जी हमारे किसान आंदोलन का बड़ा नाम, विद्वान शरद जोशी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो ये इस तरीके से आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था थी, मंडियों की जो व्यवस्था थी, वो आज भी है, बरकरार रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद बरकरार हो रही है, होती रहेगी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा कानून की बाध्यता सरकार की है और उसके लिए सरकार अनाज की खरीद जारी हमेशा रखेगी। ये सच्चाई है। कृषि प्रदेश सरकारों का विषय है, ये हम मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 98% गेहूं और धान जिस पंजाब का केंद्र सरकार की योजना के लिए खरीदी जा रहा हो, उस प्रदेश के सरकार के मुखिया और कांग्रेस पार्टी सीधे साधे किसानों को, जो वैसे ही आर्थिक रूप से टूटे हुए जा रहे हैं, मैंने खुद जाके देखा है 8-10 साल पहले भी, गांव के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, सुरेश जी पूरे गांव बिक्री के लिए। ये आर्थिक रूप से तोड़ा गया तभी ना। और आज ये कहा गया, उनको गुमराह किया गया कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी पे खरीद खत्म हो जाएगी, केंद्र सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं। तो इस तरह से झूठ बोलना, इस तरह के से किसानों को बरगलाना, इस तरह से भोले भाले किसानों को धोखा देना, ये लड़ाई तो अनाज के कमीशन एजेंट्स जो आड़ती थे उनकी थी। अब कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो गई, पंजाब की सरकार खड़ी हो गई। आपने थोड़ी देर पहले टिकैत जी का नाम लिया था, उनका आज का संगठन भले वो कुछ धड़ों में बिखर चुका हो, वो भी इसमें कैसे आ गया? नहीं, मैंने खुद ही कहा था, कल भी मैंने राकेश को कहा था कार्यक्रम में, मैंने कहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने खुद मुझसे कहा, एक बार नहीं 50 बार कहा कि सरकारों पे दबाव डालो, बाजार खुलवाना जरूरी है, बाजार नहीं खुलेगा तो लुटते पिटते रहेंगे हम। आज तुम्हें हो क्या गया? हम एक बात मानते हैं सुरेश जी, सरकार कानून बनाती है, संसद में पास होता है, उसके कुछ अनुभव अच्छे होते हैं, उसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं। सरकार समय समय पर उन कमियों को दूर करने के लिए दोबारा फिर सुधार का काम करती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि किसी कानून में कोई परेशानी है, कोई कमी है, कोई बात है, तो उनको दूर करना नैतिक दायित्व तो सरकारों का होता है। बिल्कुल, और होता रहा है। मैं आज एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं, जिन्होंने ये सब आग लगवाई है भड़का, कि आपने पहले पंजाब में आग लगवाई थी, किसको खड़ा किया था?
भिंडरावाला, आपने कहा मुझे दुख हो रहा है ये बात कहते हुए, ये गांधीवादी देश है, हम शांति के पुजारी हैं, देश के अन्नदाता हैं, हमारा कर्म इस देश की सेवा करना है, धरती माता की सेवा करना है। और आज अवांछित तत्व जो है, किसानों के नाम पर जो आंदोलन है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया, शाहीन बाग में जो भारतीय किसान यूनियन के नाम पे एक संगठन आया, वो बिल्कुल कुछ ही समय पहले बना है, उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। ये कैसे बना और शाहीन बाग में क्या करा था, और अभी बयान दे रहे हैं कि हमने उनकी सेवा की थी, वो हमारी करेंगे। कल मैं जब एक कार्यक्रम दे रहा था, आप जिस संगठन की बात करें उसकी पूरी कुंडली में आपके सामने और दर्शकों के सामने रखता हूं। हमने पहले ही दिन कहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है, ये तो हरी निकली। देखिए, पंजाब से चले किसान आंदोलन के पीछे सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? आखिर किसानों का बना नया नवेला संगठन कैसे पंजाब के किसानों को दिल्ली तक ले आया, यही आज हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन का मुख्य कर्ता धर्ता है केवल 2 साल पहले अस्तित्व में आया एक नया किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रह। मात्र 2 सालों में पंजाब का सबसे बड़ा संगठन बन गया। इसका पीले रंग का झंडा है जिस पर बैलों से हल जोतते हुए किसान की तस्वीर है। जब इस संगठन के बारे में पढ़ा और पता किया गया तो सब कुछ उल्टा नजर आया। दरअसल ये संगठन CAA NRC विरोध में शाहीन बाग में हुए प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर शामिल हुआ था। शाहीन बाग में लंगर चलाते हुए जिन सिखों की तस्वीरें वायरल हुई थी, वो सब इसी किसान संगठन से जुड़े थे। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रह ने पंजाब में भी अनेकों जगह CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। पुरुषों में पीली पगड़ी और महिलाओं में पीली चुन्नी इनकी पहचान है। सुनने में आता है कि ये बेहद धनवान संगठन है जिसमें पंजाब के लगभग सभी बड़े जमींदार शामिल हैं। शाहीन बाग में इस संगठन की उपस्थिति मात्र 2 सालों में पूरे पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन बन जाना है और ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारे दुष्ट पड़ोसी के भी पंजाब में अपने स्वार्थ है और देश के भीतर बैठी एक पूरी जमात तो चाहती है कि आंदोलन और भी ज्यादा हिंसक हो जाए। ये तो हमने कहा, अब उनकी दूसरी वीडियो, एक ने गलती से बोल दिया हो या क्या जो भी हुआ हो, दूसरा क्या कहता है देखिए। शाहीन बाग में जब NRC CAA कानून पास किए थे मोदी सरकार ने घट गिनतियों को दबाने के लिए, और जब शाहीन बाग में मुसलमान भाईचारों का मोर्चा लगा था, तब भी हम शाहीन बाग में आकर इनकी आवाज में आवाज मिलाई थी। आज आपके जो आंदोलन है इसमें कुछ मुसलमान भाई भी हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, मुसलमान भाई हैं हमारे जो इधर आए हैं और सामने हैं, वो भी इधर आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। इसमें कुछ लोगों के फोटो सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो रहे हैं। इसको इच्छाधारी किसान भी कहा जा रहा है। कौन है इच्छाधारी किसान? जिनके फेसबुक प्रोफाइल ये बताती है कि वो कौन है, और जब किसान का आंदोलन में उनकी सेल्फी सामने आती है तो दिखता है ये कौन लोग है। इस पे नाम है नाजीर की पूरी प्रोफाइल यहां पर है। देखिए सिखों की पगड़ी कैसे पहनी गई। सोशल मीडिया पर उठे इन प्रश्नों का उत्तर किसी ने नहीं दिया। मोहम्मद नजीर, देखिए इस फेसबुक प्रोफाइल पर जाइए तो आपको पता चलेगा कि आदमी है कौन और ये फोटो कैसे पोस्ट कर रहा है। लोगों ने कहा कि ये इच्छाधारी किसान कहां से आ गया, और ये चित्र आपके सामने है। और भी कई चीजें हैं, मैं तो कुछ दिखा रहा हूं, आगे मैं और भी चर्चा करूंगा, कुछ कॉलर के पास भी जाऊंगा। लेकिन हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं, विशेषज्ञ है इस मुद्दे पे और इस पर उनका अध्ययन भी है, उनके पास चलते हैं। मैं उनके पास जाऊं उसके पहले दिल्ली के किसान की प्रतिक्रिया दिखाता। दिल्ली का जो किसान है या दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारा समर्थन नहीं है, हम तो जो आएगा उसका स्वागत करना दिल्ली सरकार का काम है।
लेकिन केवल सरकार स्वागत नहीं कर रही है, वहां पर बैनर लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, कहा जा रहा है कि हम वहां पर खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। उनकी खुद की प्रतिक्रिया कैमरे पर कैद है। मैं आपको उस दिल्ली के किसान की प्रतिक्रिया भी दिखाऊंगा। हमने सोचा कि केजरीवाल किसानों की इतनी बड़ी बात करें, तो दिल्ली का किसान क्या कहता है, थोड़ी देर में उसको दिखाऊंगा। लेकिन मैं अब हमारे पैनलिस्ट के पास चलता हूं। कृष्णवीर चौधरी जी, जो हमने इस संगठन की कुंडली लोगों के सामने रखी, प्रत्यक्ष उनकी वीडियो भी दिखाई, एक किसान नेता होने के नाते, किसान कार्यकर्ता होने के नाते, एक इनोसेंट किसान के साथ हो रहा है ये छल देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये देश का दुर्भाग्य है और किसानों के आंदोलन में इस तरीके के देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोग ये किसानों के मित्र नहीं हो सकते। किसी कीमत पर ये किसानों के साथ इनकी हमदर्दी नहीं है। इनका उद्देश्य कुछ और है। और ऐसे ही लोग एक बात कह रहे हैं सुरेश जी, जो बाजार खोला है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात सरकार ने की, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव सरकार ने किया, यही लोग कह रहे हैं कि हम 2 बार सरकार ने चर्चा की है। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी के साथ इनकी कई घंटे, कितने घंटे चर्चा हुई है। तो इनका ये कहना कि नहीं, हम कोई बात नहीं करेंगे, सरकार पहले कानून वापस ले, ये इनकी नीयत बताता है कि इनकी नीयत में किसान नहीं है, ये भारत विरोध है, ये भारत माता के खिलाफ कार्यों में लिप्त इनकी नीति और इनकी रीति जो है वो किसानों के नाम पे किसान आंदोलन को बर्बाद करने के लिए ऐसे लोग हैं। ये किसानों के मित्र नहीं हो सकते। किसानों के मित्र तो गांधीवादी हैं, शांतिपूर्ण हैं, प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन गांधी के भक्तों ने ही, गांधी के अनुयायियों ने किसान का सबसे बड़ा नुकसान किया। गांधी ने जिनका अनुयायी बनाकर प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने कृषक देश में औद्योगिक नीतियों को प्राथमिकता दी, किसान को नहीं दिया। इसलिए गांधीवादियों ने कोई फायदा किया किसान का, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। नहीं, फायदा नहीं किया। गांधी जी के नाम पर सत्ता भोगी है। हाँ। और किसान अगर आज हालत खराब है आर्थिक रूप से, तो उसके लिए सरकारों की नीतियां जिम्मेदार हैं और वो पार्टियां जिम्मेदार हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा अपराधी है। ये आप उनका 2014 का और 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो देखिए, उसमें साफ लिखा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम एपीएमसी एक्ट में बदलाव करेंगे, हम आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करेंगे। और आज अगर मोदी जी ने वही काम कर दिया तो आज उनके खिलाफ ये सब नौटंकी और ड्रामा क्यों? क्योंकि पंजाब सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफी की जो बात की थी, उसमें सरकार फेल हो गई, कांग्रेस ने धोखा दिया। इसी तरीके का वायदा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों से भी किया था, 2-2 लाख कर्जे माफी की। तो उस बात से ध्यान भटकाने के लिए और 1 साल बाद जो चुनाव है उसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो विधानसभा में भी ये एमएसपी पे कानून बनाया है, 98% खरीदी, जिस खरीद जो है गेहूं और धान की केंद्र सरकार की योजना की हो रही है, उसके लिए क्या ड्रामा करना था कि उसमें सजा का प्रावधान करेंगे? आपको करने का किसने मना किया? आप कहते हैं सरकार मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मैं सरकार बर्खास्त करने को तैयार हूं। इन्होंने सारी नौटंकी जो है किसानों को भड़काने के लिए की थी। मैंने उस दिन भी कहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं आपको किसानों के मुंह से सुनवाता। किसान खुद कह रहे हैं कि हमको आप पार्टी मदद कर रही है। मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, किसी भी दल को अपना राजनीतिक एजेंडा तय करने का अधिकार है। क्या कहते हैं आंदोलनकारी, पहले इसको सुनिए और फिर ये ड्रामा कैसे, ये मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। पहला वीडियो। जो डीएमसी है वो भी अपने तौर पर वो बंदोबस्त कर रही है और जो केजरीवाल सरकार है वो भी अपने तौर पर बंदोबस्त में लगी हुई है। जो डीएमसी है वो भी अपने तौर पर वो बंदोबस्त कर रही है और जो केजरीवाल सरकार है वो भी अपने तौर पर बंदोबस्त में लगी हुई है। जो डीएमसी है वो भी, अब जो केजरीवाल सरकार मदद कर रही है उसके खुद के दिल्ली के किसान, वोटर, दिल्ली के रहवासी केजरीवाल सरकार के पीड़ित
किसान क्या कहते, सुनिए। जैसे ये किसानों के स्वागत के लिए अपने श्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि किसानों का वेलकम है। किस चीज़ का वेलकम है? 2015 से खुद दिल्ली के किसानों के लिए खेती में कोई भी चीज़ या MSP कोई भी चीज़ नहीं दे रहे हैं। वो हम मंडी में जाते हैं बोलने के लिए तो FCI खरीदेगी, फलाना खरीदेगी। वैसे तो वेलकम कर रहा है, मतलब बॉर्डर पे जाके भी मैं किसानों का स्वागत करना चाह रहा हूँ, और किसानों के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे। एक भी MSP किसी भी मंडी में, हमें नरेला मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है नजफगढ़ मंडी, कहीं कोई खरीदारी नहीं हो रही। हम हर जगह किसान यूनियन हर जगह हाथ पैर अपने मार लिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। जैसे देखिए किसान का नाम लेकर क्या कह रहे हैं, और दिल्ली का किसान स्वयं, उनकी टोपी भी किसान यूनियन की टोपी है। दिल्ली का किसान क्या कह रहा है, विजय जी? कृष्णवीर जी। हाँ देखिए, ये तो इनकी कथनी और करनी का तो आप पार्टी का पूरा सबको मालूम है। हाँ कि ये तो हर चीज जो है किसानों के नाम पर इन्होंने धोखा दिया है। कौन सा खरीद की है? वो सही कह रहे हैं कि नरेला मंडी में और नजफगढ़ मंडी में कोई MSP पे खरीद इन्होंने नहीं कराई। तो ये नौटंकी है। आज ये आप पार्टी की रसोई, कांग्रेस की रसोई, ये सब वहां बॉर्डर पे लगा रहे हैं। क्यों? ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि दूसरा हाथरस कांड हो, शाहीन बाग कांड हो, अशांति हो और बलवा हो। इनका उद्देश्य जो है सिर्फ ये है। और कांग्रेस रोटी सेक रही है किसानों के कंधे पे चढ़कर। जो है इन्होंने हमेशा आग लगवाई है। आप देखिए मंदसौर में भी जो किसानों का मामला था, उसमें कांग्रेस ने थाने जलवाए, गोली चलवाई, किसान मरवाए और भाग गए। फिर इनका कोई नया काम नहीं है, ये हमेशा यही करती है कांग्रेस पार्टी। और मंदसौर में सत्ता आने के बाद मध्य प्रदेश में उनके साथ क्या किया ये भी सब जानते हैं। ये सब जानते हैं, झूठ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों की बात हमने पीछे 2 दिन पहले दिखाई थी। राहुल गांधी भाग गया, किसानों के लिए कर्ज माफ करने की बात छत्तीसगढ़ के चुनाव में कही थी, सरकार आ गई। अब वहां 2018 के बाद 2 साल निकल गए, वहां के किसान पूछ रहे कि भाई तुमने तो वीडियो में कहा था, भाषणों में कहा था, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है। यही तो कांग्रेस ने किसानों को बर्बाद करने का सारा काम आज तक किया है। अभी आप देखिए कि हरियाणा के गवर्नर को कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन ज्ञापन देने गया अभी इसी मामले में, और जब वो ज्ञापन दे के बाहर निकले तो कुमारी शैलजा से पत्रकारों ने कहा कि किसानों के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस क्यों राजनीति कर रही है। तो कुमारी शैलजा ने बयान दिया है कि अगर कंधे हमें मिल रहे हैं तो क्यों हम ना चढ़ के राजनीति करें। ये तो हकीकत है। ये किस मुंह से वो कहना चाहते हैं? ये पूरी तरह से इनका उद्देश्य जो है राजनीति है, और पूरी तरह से इन्होंने किसानों को यहाँ व्यवस्थाएं करके इन्होंने सब आग लगवाई है। और दिल्ली के अंदर देखिए सुरेश जी, पूरे गांव में कोरोना नहीं था इस देश के अंदर कहीं भी। मुझे दुख इस बात का है कि जो गांव बचे हुए थे, ये दिल्ली में तो पेंडेमिक है पूरी तरीके से, और दिल्ली की जो परिस्थितियां हैं उसमें इन्होंने कोरोना के उसमें जो झोंक दिया किसानों को। तो ये दोस्त है किसानों के, तो दुश्मन है किसानों के। इन्होंने हमेशा यही सब कुकर्म किए हैं। आज फिर कोरोना की परिस्थिति, और सरकार ने बहुत सही तरीके से निरंकारी का जो मैदान है बुराड़ी के अंदर, वो बाहर है, खुले में है, वहां व्यवस्थाएं कर रही है सरकार। और गृह मंत्री जी ने आज अभी कहा है कि आप आइए, सब लोग वहां बैठिए, और सरकार कल ही बात करने को तैयार है। एक डेलीगेशन आप बताइए, उनसे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं, वो व्यवस्था तो बिगड़ने के लिए बयानबाजी दिलवाई जा रही है कि नहीं हम तो सड़क पर ही बैठेंगे, हम तो यहीं रोकेंगे। ये क्या तरीका है? ये कौन सा लोकतंत्र में आंदोलन का तरीका है? जैसे शाहीन बाग में सड़क रोकी, इसी तरीके से ये हाईवे को रोकने के लिए वही रास्ता, उसी तरीके के उसी रास्ते पर ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये कोई तरीका नहीं होता। हमारे पत्रकारों ने प्रत्यक्ष ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट भेजी है आपके कारनामों की, देखिए। निरंकारी ग्राउंड में ये दरिया बीत चुके हैं, और ये दरिया जो है जिस तरीके से शाहीन बाग में जो दरी बिछी थी उसी की याद दिलाता है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ महीनों पहले ही दिल्ली के अंदर CAA और NRC के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था, जिसमें खुलकर आम आदमी पार्टी के पार्षद और अमानतुल्लाह खान का नाम आया था, उसके बाद दिल्ली के अंदर
बड़ा दंगा प्रायोजित किया गया था, जिसमें काफी लाखों करोड़ों की फंडिंग भी हुई थी। और अब उसके बाद जो है इस पूरे प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी हाईजैक करना चाह रही है, जिसका जो सबूत है वो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पवन कुमार इन किसानों का स्वागत कर रहे हैं। पूरे निरंकारी ग्राउंड में जो है इस तरीके के पोस्टर बैनर लगाकर जो है इस पूरे आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है, ताकि कई महीनों तक आम आदमी पार्टी इस पूरे आंदोलन को खींचकर मोदी सरकार पर हमला कर सके। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार ने जो है तमाम जगह पर इस पूरे निरंकारी ग्राउंड में इस तरीके के पोस्टर बैनर लगाए हैं। दिल्ली सरकार खुलकर जो है इस किसान आंदोलन का समर्थन करिए, किसानों का स्वागत करिए। लेकिन जिस तर्ज पर अगर हम बात करें, शाहीन बाग के अंदर एक तरीके से खुलकर अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनका नाम सामने आया था, फंडिंग जो है वो बाहर से की गई थी। और उसके बाद दिल्ली के अंदर एक बड़ा दंगा किया गया था, जिसमें खुद पार्षद आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन जो है मास्टरमाइंड के रूप में बाहर निकल कर आए थे। तो क्या इस दंगे को की आड़ के अंदर भी जो है अगर हम बात करें, ये जो पूरा किसानों का आंदोलन है इसकी आड़ लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर मोदी सरकार पर हमला करना चाह रही है? क्या कोई दंगा की जो प्लानिंग है वो भी इस किसान आंदोलन के पीछे चल रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका जीता जागता जो सबूत है वो ये जो पोस्टर है वो दे रहे हैं। क्योंकि ये एक केवल पोस्टर नहीं है, पूरे अगर हम निरंकारी ग्राउंड की बात करें तो तमाम जगह इस तरीके के पोस्टर बैनर जो है वो लगा दिए गए हैं। और इस पूरे ग्राउंड के अंदर अब जो है किसानों, जब ये किसान जो भाई हैं वो यहाँ पर आएंगे तो क्या इन किसानों की आड़ में जो है दिल्ली सरकार क्या कोई बड़ा पीछे प्लान तो नहीं कर रही है? और जहां केजरीवाल है वहां पर अनारकी है। वो खुद कह चुके हैं कि मैं अनारकिस्ट हूं, और अनारकिस्ट का मतलब होता है ऐसा विद्रोह जिसमें हत्या, जिसमें खून। ये मार्क्स के अनुयायी है जो कहते हैं कि बंदूक के नली से क्रांति आती है, और इसलिए इनको लोकतांत्रिक विश्वास नहीं है। इंदिरा गांधी जी के हत्या और मोदी जी के हत्या पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, इसके पहले मैं उस वीडियो को पुनः दिखाता हूं, जो इतनी बड़ी बात कैमरे के सामने किसानों के बीच खड़ा होकर कोई कहता है। देखिए, देखते हैं अगर कुछ हल होता है, हमारा भी मीटिंग है जी, उसमें कोई हल होगा तो ठीक। मीटिंग है ये अभी 24 तारीख रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे। ये उस पर भी कुछ हल हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उसके हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में, दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में, दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, देखिए। कनेक्शन की बात सर इसमें सामने आ रही है, सभी कुछ अभी तक कोई इनपुट मिला? इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं, और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली हैं, जो ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं, इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं, इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। खालिस्तानी कनेक्शन की बात सर इसमें सामने आ रही है, सभी कुछ अभी तक कोई इनपुट मिला? इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं, और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली हैं, जो ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं, इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं, इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। पंजाब में खोई हुई जमीन को दोबारा पाने का ये केजरीवाल का दाव है, ये भी माना जा रहा है, क्योंकि वैसे भी इस आंदोलन में अन्य देश पूरा कृषि प्रधान देश है, और सबसे पीड़ित किसान जिस राज्यों में है वो यहां नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह अपुरस्कृत और पंजाब सेंट्रिक आंदोलन है। कृष्णवीर जी, देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो सिर्फ 8% किसानों को मिलता है। हाँ। 92% किसानों को तो मंडी से ही सारा माल बेचना पड़ता है। अगर सरकार ने किसानों को ज्यादा बाजार खोल दिया तो उसका तो फायदा किसानों को ही मिलेगा।
आखिर ये वजह क्या है कि जो सबसे ज्यादा मजबूत आर्थिक रूप से पंजाब है, जिस परिवारों से, हर परिवार से, हर गांव में से लोग विदेशों में हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है, गांव में वही कमजोर है जो सिर्फ खेती पे निर्भर था। उसी पंजाब से ये आंदोलन शुरू में किस तरह से प्लानिंग करके करा गया। आप एक बात देखिए कि एक ट्रैक्टर कांग्रेस अंबाला में जलवाती है पुराना, एक कबाड़े में से लेके, और उसी ट्रैक्टर की छत का हरा कपड़ा बदल के उसी ट्रैक्टर को, उसी नंबर के ट्रैक्टर को इंडिया गेट पे लाके जलवाती है यूथ कांग्रेस के लोग जो है, ट्रक में भर के लाते हैं। तो क्या कोई किसान अपने ट्रैक्टर को जलाएगा? कभी नहीं। तो ये जो आंदोलन के रूपरेखा है, ये कई लंबे समय से ये सब तैयारी करके करा गया है, और इन्होंने ये नहीं सोचा कि आप देश विरोधी ताकतों को इस आंदोलन में जो घुसेंगे उनका परिणाम क्या होगा। पहले ही पंजाब परिणाम भुगत चुका है, किस तरह से कितना खून बहा के पंजाब को शांति मिली थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मेरा आज आपसे कार्यक्रम के माध्यम से सवाल है, मैं आपसे सवाल उठाता रहा हूं कि आप उस पंजाब की शांति की कुर्बानी को याद करिए, और वही अवांछित तत्व इस किसान आंदोलन में यहां दिल्ली तक जो पहुंचे हैं, इसके अपराधी कौन, इसके जिम्मेदार कौन? सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। और अब दिल्ली में आप पार्टी घुस गई है, अब दिल्ली में ये दूसरे तीसरे छोटे छोटे पिट्ठू घुस गए हैं। ये सब देश के हित में नहीं है, ये देश विरोधी ताकतों का जो खेल है, इससे मत खेलिए। इस आग से खेलना ठीक नहीं होता, ये देश के हित में नहीं होता। बिल्कुल, और खास करके बिल्कुल आग से खेलने वालों हाथ जलेंगे, इतना ध्यान रखो, क्योंकि गद्दारी देश से करे। मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि आप किसान नेता है, आप इस पक्ष में बात कर रहे हैं, तो किसानों के जो वास्तविक प्रश्न हैं उनको भी एड्रेस होना चाहिए। इनके अंदर घुसे गद्दारों के खिलाफ बोलना तो हमारा काम है ही, आद्य कर्तव्य है, लेकिन जो प्रमुख बातें प्रश्न के रूप में किसानों की तरफ से उठ रही है, उसका उत्तर भी एक एक करके आप दे, ऐसा मैं चाहता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि इससे कंपनियों को फायदा होगा, ये बात का आपका तर्कसंगत उत्तर क्या है? मेरा सुरेश जी मानना यह है, मैंने नीति आयोग की बैठक में मुझे बुलाया था कोर ग्रुप में, वहां भी मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने जो 2018 में इस योजना पर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बात रखी थी, वहां भी मैंने कहा, और आज फिर मैं अपनी उसी बात को आपके मंच पर रख रहा हूं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को बाजार खोलने पर कंपलसरी रिजर्व प्राइस के रूप में रखना जरूरी है, जिससे इस देश का 86% जो गरीब किसान है, जिसकी जोत 2 एकड़ से कम है, उसको एक प्रोटेक्शन जो है सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए कि वो कंपलसरी रिजर्व प्राइस है, उससे कम पे देश में कहीं कोई खरीदी नहीं होगी। इसका करना इसलिए मेरा सुझाव है कि उससे किसानों के मन में सरकार के प्रति एक विश्वास जागृत होगा। तो जो कल मीटिंग होने की बात हो रही है, उसमें सरकार एक घोषणा करे, ऐसा आप भी मांग करें? मेरा ये कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को रिजर्व करने से देश का हित है, किसान का हित है, देश की खाद्यान्न सुरक्षा के हित में ये जरूरी है। बिल्कुल। और प्रदेश सरकारों का भी दायित्व है इसमें, क्योंकि लागू उन्हीं को करना है, प्रदेश सरकारों को। तो अभी जब ये किया था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गेहूं की खरीद के जब सेंटर शुरू करी है अभी पिछली बार, तो उन्होंने कोविड में ये कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर कहीं कोई खरीदी नहीं होगी। और ऐसा हुआ? तो ऐसा हुआ। हाँ। और एमएसपी मिला किसानों को। ये मैंने इसलिए कहा है कि ये जरूरी है, और इससे सरकारों को भी मजबूती है, खाद्यान्न सुरक्षा की भी है, और इसमें किसानों को और कंपनियों को, व्यापारियों को, किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई भावांतर योजना नहीं है, भावांतर योजना नहीं चलाई जा सकती। कुछ गलत अधिकारी जो है, कुछ गलत आर्थिक सलाहकार जो है, वो सरकार को गुमराह करके भावांतर योजना की बात की थी, उसका परिणाम ठीक नहीं है। बिल्कुल। सरकार के देश की जनता टैक्स देती है, जीएसटी देती है, इनकम टैक्स देती है, वो विकास के लिए देती है, देश के विकास के लिए देती है। तो हमें ऐसी व्यवस्थाएं करनी है। यूरोप के देशों ने भी अपने यहाँ रिजर्व प्राइस की व्यवस्थाएं की हैं जब उन्होंने बाजार खोले हैं कंपनियों के लिए, तो वही हमको भी करना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि आज जो मंडी व्यवस्था है, क्योंकि कई हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको ये दूसरा पहलू भी नहीं पता होगा, इसलिए इस पे चर्चा जरूरी है कि हम आंख बंद कर सरकार के पक्ष में बोल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सत्य सामने लाना चाहिए। इसलिए मंडी की व्यवस्था बंद करने से और बाजार खोलने से क्या फायदा किसान को होगा? बंद नहीं होनी है सुरेश जी, मंडी बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, मंडी जारी रहनी चाहिए, व्यापारियों का काम बराबर रहना चाहिए। लेकिन जो बाजार में दूसरे भी बायर आएंगे, नहीं तो नई व्यवस्था में मंडी चालू रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। हाँ। मंडी को खत्म करने की कोई बात इस कानून में नहीं रखी गई। मतलब जो दुष्प्रचार हो रहा है, जो दुष्प्रचार हो रहा है, अच्छा, जो खुला जाएगा, मंडी भी रखी जाएगी और फिर खुला भी जाएगा, खोला भी जाएगा। इसमें जो एक भय लोगों को है कि वो मोल भाव किया जाएगा और अपने प्रोडक्ट का माल का सही भाव उसको नहीं मिल पाएगा। हालांकि आपने अभी उसका उत्तर दिया है एमएसपी के तौर पर, लेकिन उसकी निगोशिएशन स्ट्रेंथ या उसके शोषण के प्रति आवाज उठाने का उसका मंच क्या रहेगा? हाँ, अब मैं आपके दूसरे सवाल पर आ रहा। देखिए, व्यापारी जो अब तक मंडियों में खरीदते थे, उन सबके पास पैन कार्ड है। वो खुद गांव में जाकर क्यों नहीं खरीद सकते? उनके किसी ने हाथ नहीं रोके इस कानून में। वो गांव में जाए, किसानों से सीधे अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10 रुपए ज्यादा देके खरीदे, क्योंकि सरकार ने वहां जो मंडी में टैक्स लगता है उससे मुक्त कर दिया वो खरीद। तो आप एमएसपी से और 50 रुपए ज्यादा देके गांव में जाके खरीदिए किसानों से, आपको किसने रोक लगाई है? उस कानून में कहीं किसी पर कोई खरीदने पर रोक नहीं है। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा सुरेश, गांव में आटा चक्की थी, फ्लोर मिल की बात नहीं कर रहा मैं, आटा चक्कियों की बात कर रहा हूं। उनको ये अधिकार नहीं था कि वो सीधे किसानों से 50 बोरी और 100 बोरी गेहूं खरीद सकते थे, नहीं खरीद सकते थे। इस नए बाजार के कानून में हर गेहूं का पीसने वाली आटा चक्की, हर बड़ा फ्लोर मिल, हर बेसन पीसने वाला मिल, हर वो व्यापारी जो प्रोसेसिंग करने वाला है, जो छोटे से लेके बड़ी तक कंपनियां हैं, वो सब सीधे खरीद कर सकती हैं। तो इसलिए किसान को बाजार मिलेगा और उसको उसका उचित दाम। यहां तक कि जो सदन किसान है वो अपने खुद की चक्की भी लगा सकता है। बिल्कुल लगा सकता है, मैं उस पर आ रहा हूं। तो गांव में रोजगार मिलेगा, गांव में रोजगार मिलेगा। सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की देश में अभी 10,000 एफपीओ बनाने की योजना चालू की है। उसमें 300 से ज्यादा किसानों को सदस्यता लेनी है। वो अपना पैदा जो करेंगे उसको प्रोसेसिंग करेंगे, उसको ग्रेडिंग करेंगे, उसका पैकिंग करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे और उसको टैक्सों से मुक्त रखा गया है। एफपीओ को सीधे उपभोक्ता तक बेचने का हक दिया गया है और उससे ढांचा खड़ा होगा। 10-10, 12-12 गांव के बीच में एक क्लस्टर खड़े होंगे। सरकार ने उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अभी जो कोविड में मुहैया किया था, वो वही क्लस्टर खड़े करने के लिए और वही एफपीओ को खड़े करने के लिए है। क्योंकि जब 300 से ज्यादा किसानों का एक ग्रुप होगा तो मजबूती होगी, मुट्ठी की ताकत होती है। वो सारा जो अपना पैदा करेंगे अपनी मर्जी से बेचेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें महाराष्ट्र, पंजाब जैसी जगह पर मंडियों की राजनीति बहुत बड़े पैमाने पर होती है। गुजरात और दक्षिण में भी कई जगह होती है। तो क्या ये मंडी का पॉलिटिक्स करने वाले लोगों का विरोध है? जी, मंडियों पर
कांग्रेस पार्टी का भी कब्जा है और कुछ मंडियों पर, बड़ी मंडियों पर अकाली दल का कब्जा है। दोनों पार्टियों की हिस्सेदारी है। तो वो बहुत भारी कमीशन का मामला वहां है उन मंडियों के अंदर। तो 6.5% तो उनको ही मिलता है, 2% अलग से मिलता है। तो ये सब जो है ये कई कई हजार करोड़ की वसूली का मामला है। ये इतना छोटी बात नहीं है। और उसी की लड़ाई है। ये सारी लड़ाई उस कमीशन के मामले की है और ये बड़ा खेल है। और क्या प्रमुख बातें हैं, आपत्ति है जो कि किसान आंदोलन करने वाले लोगों से उठाई जा रही है, जिस पर आप उत्तर देना चाहेंगे? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे मैं आ रहा हूं सुरेश जी। हाँ, जो ठेका खेती की सरकार ने बात की है, हाँ, उसमें सरकार ने ये रखा है कि एसडीएम सुनेगा या एसडीएम एक कोई अपनी कमेटी बना देगा, नॉमिनेट कर देगा, वो सुनेगा और अपील डीएम के यहाँ होगी। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था अध्यादेश लाने के तत्काल बाद, और वो पत्र कृषि मंत्रालय में आ गया। कृषि मंत्रालय से जो मुझे जवाब दिया, मैंने उस पर आपत्ति कही कि कौन से एसडीएम खाली बैठा है किसान से मिलने के लिए। जमीनों के मामले तो निबटते नहीं एसडीएम से, बिल्कुल। कौन सा डीएम किसान से मिलने के लिए बैठा है? कोई डीएम या और कोई राजनीति से प्रभावित भी रहेगा, वहां की सरकार, वहां का विधायक, उससे वो प्रभावित भी होगा। हाँ, मेरा ये सुझाव रहा, मैंने उसमें प्रधानमंत्री जी को लिखा था। मैंने सरकार की बैठक में कहा कि जिला स्तर पर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी बनाई जाए। किसानों के सभी डिस्प्यूट जो है ठेका खेती के, एमएसपी के, वो सब वो सेटलमेंट अथॉरिटी हो। उसमें 4 किसान मेंबर हों, 2 कंपनियों के मेंबर हो, 1 सरकार का मेंबर हो और 7 लोगों में से कमीशन का जो अथॉरिटी का चेयरमैन है वो किसान हो। ऐसे ही उसकी अपील प्रदेश लेवल पर डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी बने, वहां भी ऐसे ही हो। राष्ट्रीय स्तर पर अगर मामले आए तो राष्ट्रीय स्तर पर भी डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए, उनका किसानों का पक्ष सुनने के लिए और उनकी मदद करने के लिए अथॉरिटी का गठन करे सरकार, और उसकी अध्यक्षता किसान को ही दी जाए। बिल्कुल। और क्या आपत्ति तो है या क्या मांग है? सुझाव है। बिल्कुल। और क्या मांग है जिसका स्पष्टीकरण अब दिया जाना चाहिए? किसानों को तो इन्हीं 2 मुद्दों से सीधा सीधा मामला है। बिल्कुल। अब तीसरा मामला जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित है, जो उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है इस देश के अंदर। बिल्कुल है। तो उस उपभोक्ता में जो कंपनियों ने खरीद की सीमा को खत्म करवाया है सरकार से, फिक्कीस के कहने से, सीआईआई के कहने से, पीएचडी के कहने से, एसोचैम के कहने से, ये तो आपने खत्म करवा लिया। सरकार ने उसमें ये प्रावधान रखा है कि यदि कोई आपदा होगी या कोई युद्ध जैसी परिस्थितियां होंगी, ये खाद्यान्न का मामला कोई परेशानी का होगा, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करके टेक ओवर कर लेगी। और राइडर सरकार ने रखा है कि यदि वो अनाज है, दलहन है, तिलहन है, वो 50% से ज्यादा अगर वो महंगाई बढ़ती है तो उसमें सरकार हस्तक्षेप करेगी। पेरिशेबल आइटम में 200% अगर महंगाई बढ़ेगी, 100 का 200 होगा, तो मध्यस्थता सरकार उसमें करेगी। सरकार को इसमें कोई व्यवस्थाएं तो की नहीं है, तो कैसे करेंगे आप? ये मेरा सवाल बड़ा है। बिल्कुल। तो ये इसीलिए मैंने ये चर्चा की, क्योंकि हम किसानों के पक्ष में बात कर रहे हैं। ये ठीक है कि इसमें घुसे गद्दारों के खिलाफ तो बोलेंगे ही, लेकिन किसानों के हित की बात अगर है तो उसके साथ सुदर्शन खड़ा है। हमारे साथ कई दर्शक भी जुड़े हैं और मैं चाहता हूं कि आज खास करके किसान कॉल करे और अपनी बात को रखे। कुछ उत्तर वहां पर कृष्णवीर जी भी देंगे और कुछ जरूरतें मैं भी दूंगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? तब से हमारे देश के किसान और जवान शोषित हो रहे हैं और मुझे शर्म है नेताओं पे कि इनके पदाधिकारी और कर्मचारी सभी दलालों से मिली भगत के कारण आज हमारे किसान और जवान रोड पर हैं। इनको देखने वाला कोई नहीं है।
मुझे दुख होता है इस हिंदुस्तान में कि सारे नेताओं के पदाधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, जिसके कारण किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, किसान आंदोलन की सिंपैथी का मैं फिर दोहराता हूं कि किसान इस देश का पीड़ित था, पीड़ित हैं, और अभी ये इसकी सारी स्थिति सुधर चुकी है, ऐसा सुदर्शन नहीं मानता। सुदर्शन आज भी ये मानता है कि इस देश के किसानों के साथ न्याय होना बाकी है। इस देश के किसानों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, लड़ाई का अधिकार उनका है, वो लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन इस लड़ाई में घुसे हुए गद्दार और इस देश के राष्ट्र विरोधी जिहादियों के विरुद्ध बोलना भी हम उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ना केवल उससे राष्ट्र की रक्षा से समझौता होगा, बल्कि किसान के वास्तविक अधिकार भी छीने जाएंगे। अगर इसमें घुसपैठ नहीं होती तो किसान के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा होती, लेकिन इसमें घुसपैठ सामने आ गई, चोरी पकड़ी गई, तो फिर प्रश्न बदल गए। अगले कॉलर। जय हिंद। मोदी सरकार किसान विरोधी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मोदी विरोधी, सरकार विरोधी गंदी राजनीति कर रहे हैं, सड़कों पर किसानों को भड़का रहे हैं। ये पागलपन में दुनिया का 8वां अजूबा पप्पू और अखिलेश और केजरीवाल ये सब गंदी राजनीति कर रहे हैं। शाहीन बाग के दंगाई भी यहाँ जमा है। आम आदमी पार्टी में पिछवाड़े से लात खाकर निकाला हुआ ये योगेंद्र यादव भी आज आधे पजामे वालों का पजामा पहनकर सड़कों पर उतरा हुआ है। हमें तो इसमें राजनीतिक साजिश दिख रही है। चलिए आगे चलते। मैं खास करके प्रश्न पर बात करने के लिए कहूंगा, किसान का कोई प्रश्न हो अवश्य पूछिए, क्योंकि आपका प्रश्न सुदर्शन उठाता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ बोलिए। कॉल डिस्कनेक्ट मत करिए, आप सीधी बात करिए। मैं ये सर, किसानों के ऊपर तो राजनीति तो होनी नहीं चाहिए सर। और जैसे कि किसान और जवान आमने सामने आ रहे हैं, ये सर गलत चीज है, दुखद है। और मैं बिल्कुल, लेकिन क्या करे, क्योंकि उसको क्या पता कि भीड़ में कौन घुसा हुआ है, और इसलिए किसान और जवान ही आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक और कॉलर के पास चलते, उसके बाद मैं आखिरी कमेंट लूंगा कृष्णवीर जी की, और फिर उसके बाद हम कार्यक्रम के अंत की तरफ जाएंगे। जय हिंद। बोलिए। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा था कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसानों का आंदोलन होता तो किसान इसमें रहते। किसानों किसको टाइम है? मैं भी हरियाणा से हूँ, किसान का बेटा हूँ। अभी पूरा दिन पानी लगाना, 8 घंटे लाइट आती है, ठीक है, किसान परेशान है। लेकिन ये आंदोलन किसानों का नहीं है। इसमें 10% भी आपको किसान नहीं मिलेगा। ये गंदी राजनीति है। चलिए धन्यवाद कृष्णवीर जी। लोग भी इसी बात से सहमत है। हमने जो बात की और जो कॉल लिए या जो सोशल मीडिया पर भी कमेंट आ रहे हैं, हमने जो बात की उससे कितना सिंक्रोनाइज करता है, लोग कितने सहमत है, क्या अभिव्यक्ति दे रहे, इसलिए मैंने कुछ कॉल लिए थे और दरमियान मैंने कुछ कमेंट्स भी देख लिए। कार्यक्रम के आखिर में आपकी प्रतिक्रिया। सुरेश जी, मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी की नीति और नियत पर कोई शक नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 काम सरकार कर दे देश के किसानों के हित में, देश की खाद्यान्न सुरक्षा के हित में, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को बाजार जो खोल दिया है उसके लिए रिजर्व प्राइस रखा जाए, उससे ऊपर खरीदी कितने भी रेट पे हो। और दूसरा, यदि कोई डिस्प्यूट होता है ठेका खेती के लिए, किसानों के लिए, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी का गठन करना ठीक है। एसडीएम डीएम के मामले में उचित नहीं है, वो बिल्कुल न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। मेरे 2 सुझाव हैं, ये देश के हित में है। और मैं आपको एक बात कह सकता हूं दावे के साथ कि यदि प्रधानमंत्री जी इन 2 सुझावों को तत्काल लागू कर देते हैं तो इस देश का किसान प्रधानमंत्री जी का ऋणी होगा। बिल्कुल, और मोदी जी ने इतना किसानों के लिए किया है तो नेचुरली उसमें ये 4 चांद लग जाएंगे। एक मेरा अंतिम प्रश्न ये है, बल्कि मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी है, जो कृषि सचिव बनते हैं, केंद्र में बने या राज्य में बने या जिला पंचायतों में बने या कृषि मंत्री के सचिव बनते हैं, ये जो आईएएस लॉबी है ना, मदरसे में कोई ग्रेजुएशन कर लेता है और आईएएस ऑफिसर बन जाता है, यूपीएससी जिहाद करता है, क्या ऐसा नियम नहीं हो सकता कि कृषि का एक ऐसा काडर हो कि कृषि मंत्रालय में बैठने वाला अधिकारी प्रत्यक्ष कृषि से जुड़ा हुआ हो,
और वहां पर विदेशी चश्मे से भारतीय कृषि और किसान के दुखों को ना देखे। ऐसा नियम क्यों नहीं हो सकता? क्या मदरसे से निकलने वाला आईएएस बन सकता है, किसान का बेटा आईएएस नहीं बन सकता क्या? आपने दिल को छूने वाला सवाल उठा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी का जो चेयरमैन बनाया, जिस आईएएस को बनाया वो नेशनल रेनफेड अथॉरिटी का, वो कर्नाटक के बेलगांव के किसान का बेटा है, एग्रीकल्चर से पढ़ा लिखा है, आईएएस है। और वो बराबर जब भी मेरी और अशोक दलवई है, वो जब भी दलवई कमेटी की रिपोर्ट इतनी विस्तार से आई है कि वो सरकार को लागू करने के लिए दी गई है, लागू होगी किसान के हित में, वो बराबर ये बात मानते हैं अशोक दलवई भी कि कृष्णवीर जी ने जो सुझाव दिए हैं वो किसान के हित में है, देश के हित में है, सरकार बिल्कुल। के हम हित उनको में भी आज कैमरे पर मुझे लेके गर्व आएंगे होता और हम कृषि मंत्री को भी लाएंगे। आपने अच्छा समय दिया, अपनी बात को रखा। कृष्णवीर जी, हम आपके आभारी हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, आज हमने आपके सामने इस मुद्दे को रखा। हम चाहते हैं कि किसान पर बात हो और सुदर्शन वो एकमात्र चैनल है जो रोज अपने कार्यक्रम में 7:59 पर यह कहता है कि आपके सामने जो खाने की थाली रखी है, ये भले ही आपके पैसे से आई हो, लेकिन इस अन्न को बनाने वाले किसान ने इसके लिए परिश्रम किया है। इसलिए बस उसको याद करिए, सिर्फ याद इसलिए करिए कि उसको भी अच्छा लगेगा और अन्नदाता को आप भी याद करेंगे, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, झूठा नहीं छोड़ेंगे। प्रतिदिन यह हमारा नियम है। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारे देने वाला है सुदर्शन हमेशा किसानों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और गद्दारों के साथ खड़ा रहने, विरोध करने का भी उसका जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो भी करता रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।